हेलो दोस्तों, मैं रंजन आप सबों का स्टडी विद रंजन में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड के इतिहास का ये 11वां क्लास है। हम लोगों की ये 11वीं क्लास है और इसमें झारखंड का इतिहास लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये आज की अंतिम क्लास है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग आगे वाली क्लास में हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। उसके बाद झारखंड के विविध और आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे। और आप सबों का जो नोट्स हमने जो पहले बोला था, नोट्स आप सबों को और मुझे 2 दिन चाहिए, मैक्सिमम 2 दिन में नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। और जब अवेलेबल होगा और 1 से 2 दिनों में वो आप लोगों के समक्ष उसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके लिए हम या तो टेलीग्राम में देंगे, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, या तो फिर व्हाट्सएप में करेंगे। दोनों में से जो सुविधा आप सबों को अच्छा लगे, या हो सकता है दोनों में भी ये सर्विस अवेलेबल हो सकती है, या तो किसी एक में। लेकिन हाँ, 2 से 3 दिनों में ये हो जाएगी, क्योंकि उसमें 75% से अधिक काम हो चुका है, 20-25% और काम बचे हैं। ठीक है? और पहली खुशखबरी है ये कि आप लोगों का नोट्स अब तैयार हो चुका है। कुछ ही दिनों और बचे हैं, 2 से 3 दिन में हो जाएगा। और बिहार का जो नोट्स है, हम पहले ही बोल रहे हैं आप लोगों को, बिहार स्पेशल का भी नोट्स देंगे। उसका नोट्स लगभग तैयार है, लेकिन क्लास पहले लेने के बाद उसे हम देंगे। इसीलिए वो नोट्स को रोका गया है, नहीं तो वो अब तैयार हो चुका है। आइए, आज की क्लास हमने जैसे आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक ही क्लास में जैन और बौद्ध धर्म के जो झारखंड में जो अवशेष मिले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? देखिए, जैन और बौद्ध धर्म ऐसे भी, अगर आप भारत में किसी भी एग्जाम को देते तो यहाँ से एक प्रश्न इतिहास में यहाँ से एक प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावनाएं बनी रहती है। चाहे वो आपके लिए एसएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार का हो, कहीं का भी एग्जाम क्यों ना हो, वहां से एक नंबर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आइए, आज हम लोग इसी में चर्चा करते हैं। ठीक है? देखिए, गुमला का जो कटुंगा गांव है, हम लोगों को झारखंड में अगर जब बात होती है ना बौद्ध धर्म की, तो इसमें सिर्फ यही पढ़ा जाता है कि कहाँ पे इसके क्या-क्या अवशेष मिले हैं, क्या-क्या साक्ष्य हैं, वही सब मेन पढ़ा जाता है। देखिए, इसीलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, गुमला में जो स्थित कटंगा गाँव है, कटुंगा गाँव, यहाँ पे बौद्ध धर्म की, मतलब भगवान बुद्ध की यहाँ से एक प्रतिमा मिली है। ठीक है? कहाँ से मिला है? तो गुमला के कटुंगा गाँव से। आपको सीधे ऑप्शन में मिलेगा कि बौद्ध की प्रतिमा कहाँ से मिली थी, तो आपको कटुंगा गाँव मिलेगा। ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, आपको सीधा ही टिक मारना है। ये सब ऑनलाइनर के टाइप से आते हैं, क्योंकि इसमें झारखंड के तौर तरीके पे यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ नहीं है। आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाएँगे तब वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम बताएँगे आप लोगों को कि बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के क्या सिद्धांत है, आपको उनके बौद्ध दर्शन को भी पढ़ाएँगे। मेरा पर्पस ये नहीं रहेगा कि हम आपको सिर्फ ऊपर से जन्म मृत्यु और फिर धर्म चक्र परिवर्तन ये सब बताकर छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग उसमें बौद्ध धर्म के जो मूल, मतलब यहाँ पे जो मूल उनकी जो दार्शनिक विधियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम बताएँगे आपको बौद्ध बुद्ध का जो, मतलब परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है वो बताएँगे, क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या है, ये सब पढ़ेंगे वो समय। तो आप लोगों को दर्शन में भी थोड़ा-सा हम लेते चलेंगे। फिलॉसफी भी बताएँगे, बौद्ध धर्म से क्या-क्या संबंधित फिलॉसफी है, मतलब बौद्ध के क्या दर्शन है, जैन धर्म के क्या दर्शन है, ये सब हम आप लोगों को डिटेल में करवाएँगे। ठीक है? लेकिन जो अभी यहाँ पे है तो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आज की ये अंतिम क्लास है। हम जानते हैं कि आप लोग भी थक चुके होंगे क्लास करते-करते, लेकिन थोड़ी-सी थकान और रहेगी आप लोगों की, 2 क्लास और लेंगे हम। मैक्सिमम 2 से 3 क्लास लेंगे, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्टकट रहेगा सारा कुछ, केवल याद करने का चीज़ है, जिसमें समझाना कुछ है ही नहीं, वो सब ऐसे-ऐसे टॉपिक हैं। तो आइए, अब हम लोग गुमला के कटंगा गाँव में बुद्ध की प्रतिमा मिली थी पहले, हमने बताया अभी आपको। और ईचागढ़ में अब आपको कमेंट करना है। देखिए, हमने आपको पहले ही बोला था जैसे-जैसे सवाल आएँगे हम वैसे हिसाब से पूछते भी चलेंगे। गुमला में आप फटाफट बताइए कौन-कौन से किले हैं? यहाँ पे हमने आपको इतिहास पढ़ाते समय बहुत बार रिपीट करवाया था। ज्योग्राफी में भी रिपीट करवाया था। आप चीज़ों को रिपीट कीजिए। हमने आपको बताया था, इतिहास में भी बताया था, और फिर भूगोल में भी बताया था। उसी तरह से देखिए, ईचागढ़ में बताया बताया था क्या, एक बाँध है ना? कहाँ पे? ये सरायकेला खरसावां में है, ईसागढ़ बाँध, बताया था हमने आपको। फिर देखिए, हजारीबाग का सूर्य कुंड, जो सूरज कुंड, जो गर्म जल कुंड जो है सूरज कुंड, है ना? अब आपको इसका डिग्री टेम्परेचर आपको बताना है। ये भारत की सबसे गर्म जल कुंड है। भारत की सबसे गर्म जल कुंड है, इसका टेम्परेचर आपको बताना है। ठीक है? और यहाँ पर, और उसके बाद फिर देखिए, धनबाद का जो दालमी है, धनबाद का दालमी, और खूंटी, खूंटी का कौन सा है? बलवादान।
बलवादान से भी बौद्ध धर्म के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। कहाँ-कहाँ से? तो देखिए आपको ईचागढ़, ईचागढ़ कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में। यहाँ पे जो बाँध है उसके बारे में आपको कमेंट करना है, पहला है। और दूसरा क्या है? सूर्यकुंड का आपको टेम्परेचर बताना है। सूर्यकुंड कहाँ पे है? हजारीबाग में है। धनबाद का दालमी और खूंटी का बलवादान, यहाँ से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है? बेसिकली 2 ही लाइन आपको बौद्ध धर्म के बारे में झारखंड से रिलेटेड पढ़ना है। और ये जो देखिए धनबाद और हजारीबाग जो है ना, ये हजारीबाग हजारीबाग कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आईएएस में भी सवाल, मतलब यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, उसमें भी ये प्रश्न आया है, हजारीबाग को लेकर। इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? और देखिए, अब हम लोग अगर बात करते हैं जैन धर्म के अगर साक्ष्यों की, तो झारखंड का जैन धर्म से अगर आपके लिए संबंधित प्रश्न आएगा, तो वो सीधा आपको पार्श्वनाथ पहाड़ी से आएगा, ठीक है? पार्श्वनाथ पहाड़ी से ही सीधा प्रश्न आएगा। पारसनाथ पहाड़ी के बारे में थोड़ा-सा हम चर्चा कर देते हैं, ऐसे ज्योग्राफी में हम लोगों ने बहुत चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पे भी उससे संबंधित चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पारसनाथ पहाड़ी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्रश्न 20 नंबर का झारखंड जीके है, तो उसमें आप समझिए एक प्रश्न यहाँ से पारसनाथ से मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है? तो आइए आज हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊँचाई हमने आपको बार-बार बताया था, ये ऊँचाई को आपको तब तक याद रखना है जब तक कि आपकी पढ़ाई पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, जब तक आप जॉब लेकर फिट नहीं हो जाते हैं। 1365 मीटर, कितना? 1365 मीटर इसकी ऊँचाई है। और इसे पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का भी बोला जाता है, जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल भी है। अब देखिए जैन धर्म के में जो तीर्थंकर होते थे, ठीक है? मतलब जो उनकी विचारधारा को जो रखते थे, उन्हें तीर्थंकर बोला गया था उस समय। जैसे कि गौतम बुद्ध, ये मतलब महावीर स्वामी, पारसनाथ, आदित्यनाथ, ये सभी जो थे, शीतलनाथ, ये सभी को तीर्थंकर बोला गया है इनके ग्रंथों में। तो इनकी संख्या 24 है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है? और 24 में से 20 तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से मिली है? तो इसी जगह से मिली है, पारसनाथ से मिला है। इसीलिए बोला जाता है कि इसे बौद्ध धर्म का मक्का बोला जाता है, पारसनाथ पहाड़ी को। और ये पहाड़ी का नाम दरअसल, ये जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी का नाम, इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ इसलिए पड़ा, क्योंकि जो पारश्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ थे, वो यहाँ पे तप करते थे। और उनकी निर्वाण अंतिम मतलब अंतिम वही थे, 23वें तीर्थंकर ही पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और वो अंतिम तीर्थंकर थे जिनको निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी में हुई थी, ठीक है? इन्हें निर्वाण कहाँ पे हुई थी? पारसनाथ पहाड़ी में हुआ था। इसीलिए इसका नाम पारसनाथ रखा गया है। जबकि महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्ति बिहार में होता है, पावापुरी में। हम आपको बताएँगे आगे चल के, जब बिहार स्पेशल पढ़ाएँगे ना, तो हम आपको बताएँगे, या तो फिर जब जैन धर्म के बारे में पढ़ाएँगे तो भी हम आपको बताएँगे। जो महावीर स्वामी थे, उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे मिली थी? पावापुरी बिहार में है, वहाँ पे उन्हें मिली थी। ठीक है? यहाँ तक हो गया है। और यहाँ पे हमने बता दिया 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण की प्राप्ति, पहला पॉइंट। इसका ऊँचाई आपको याद रखना है 1365, ये कहाँ पे है? गिरिडीह में। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है? गिरिडीह। गिरिडीह में मतलब ये पहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह में है, ठीक है? अब देखिए, पलामू का जो हनुमान गाँव है, हनुमानगढ़ गाँव, वहाँ से भी जैन धर्म के पूजा स्थलों की प्राप्ति हुई है, ठीक है? और एक कहाँ पे है? दामोदर नदी घाटी जो है, देखिए हर नदी घाटी पे आपको धार्मिक अवशेष मिलेंगे। चाहे देखिए, आप जब हड़प्पा को हम पढ़ाएँगे तो आपको बताएँगे कि वहाँ पे किन-किन नदियों के तटों पे अवशेष मिले हैं। क्योंकि देखिए, जब नदी बहती है ना, देखिए नदी ऐसे बहती है तो ये दोनों ओर क्या करते जाता है, तो ये इस दोनों ओर जो है, जब नदी बहती है, समझिए आप चीज़ों को, नदी बह रही है, तो इधर-इधर में क्या होता है, पानी का रिसाव रहता है ज़मीन में, ज़मीन उर्वरक भी रहती है, ज़मीन में उर्वरता रहती है, लोगों को पानी मिल जाता है ये सामने से। इसीलिए नदी के अगल-बगल में जमाव ज़्यादा होता है। और अवशेष भी देखिएगा आप, इतिहास में हम बताते चलेंगे, किस तरह से नदियों के अगल-बगल में खुदाई करके वहाँ से अवशेष भी पाए जाते हैं। हमेशा इतिहास में जब आप पढ़िएगा, तो आपको अवशेषों में नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि पानी मिलती है, पानी के कारण वहाँ पे जीवन व्यापन होता है, वहाँ पे कृषि संबंधित गतिविधियाँ होती है। इसीलिए हर नदी के किनारे में आप देखिएगा, कुछ ना कुछ अवशेष ज़रूर मिलेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम झारखंड में बात करते हैं, तो दामोदर नदी के तट में
जैन और बौद्ध दोनों धर्म के साक्षी यहाँ पे मिलते हैं। जैन और बौद्ध दोनों धर्म के साक्षी मिलेंगे, ठीक है? और हमने आपको द बताया है कि दामोदर घाटी क्यों प्रसिद्ध है? कोयले की खदानों के लिए, ठीक है? ये प्रश्न बीपीएससी में ब बार-बार पूछा गया है। अगर आप बीपीएससी का पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आपको कम से कम तो 10 बार से ज़्यादा ही दिखेगा, दामोदर घाटी को लेकर। और आईएएस में भी 1-2 बार ये प्रश्न बना है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी बना है, यूपीपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम में दामोदर घाटी बहुत इम्पोर्टेंट है। दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, फिर महानदी घाटी, ये सब घाटियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे क्योंकि ये सब कोयला से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है? अब यहाँ तक हम लोगों ने धर्म के बारे में देखा। अब देखिए अब आगे की क्लास में मतलब अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में क्या-क्या अवशेष मिले हैं। जैसे कि अवशेषों को हमने अभी नहीं बताया था आपको, इसीलिए हम इसे बता रहे हैं। 1-2 और हम आपको बताएँगे प्राचीन काल के इतिहास के अवशेष, जो मतलब पाषाण काल ये सब के, तो हम सोच रहे हैं कि उसे ना बताया जाए, उसे सीधा नोट्स दे देते हैं, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाता है। जो नहीं पूछा जाता है, उसमें अधिक मेहनत नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप पहले थक जाइएगा और बाद में जो बेहतर चीज़ आपको पढ़ना चाहिए तो उसको उसको आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसीलिए हम वो सभी चीज़ों को बाद में ही रखते हैं। देखिए, रांची में कुषाण-कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुषाण-कालीन, ये वही कुषाण है, ठीक है? कुषाण-कालीन में वही कुषाण है, जिनके समय में क्या होता है आपको, चौथा बौद्ध संगीति होती है कहाँ पे? कश्मीर में, कुषाण के शासनकाल में किया जाता है, ठीक है? इ इसी के मतलब कुषाण के समकालीन के सिक्के कहाँ पे पाए गए हैं? कुषाण युग के सिक्के रांची में, कुषाण कुषाण के सिक्के रांची में पाए गए हैं। सिंहभूम में रोमन सिक्के पाए गए हैं। इटली का जो रोम है, हमने बताया था आपको जब जब हम आपको ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया था रोमन के बारे में। तो वहीं पर जब ये इटली से जो इटली में ही चला था कौन-सा रोमन साम्राज्य, इटली के आस-पास के क्षेत्रों में, जिनका जिनका बिखराव यूरोप में भी था और एशिया के भी कुछ भाग में रहता है। तो इनके सिक्के कहाँ से पाए गए हैं? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में पाए गए हैं। किसके सिक्के? रोमन के सिक्के सिंहभूम के क्षेत्र में, कुषाण के सिक्के रांची में। कुषाण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम इसे टिक कर दे रहे हैं, ठीक है? और चाईबासा में इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ पे पाए गए हैं? चाईबासा में। और जो सतगावा है, सतगावा में गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पे पाए गए हैं? सतगावा में। देखिए मंदिर से एक प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में। मंदिर से एक प्रश्न आएगा इसलिए हम वो क्लास आपको बाद में बढ़िया से लेंगे और डिटेल में ले लेंगे ताकि वहाँ से आपके लिए प्रश्न ना छूटे। मेरा यही मकसद रहेगा कि आपका प्रश्न वहाँ से ना छूटे। देखिए, झारखंड में पूर्व मध्यकाल जब चलता है ना, पूर्व मध्यकाल का आप समय समझिए तो कितना आप 750 से लेकर 1200 तक समझ सकते हैं। तो उस समय में झारखंड में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होगा जिसमें इटखोरी का मंदिर रहेगा, छिन्नमस्तिका मंदिर, ये सभी मंदिरों का निर्माण पूर्व मध्यकाल में ही होता है। आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। देखिए और जो शशांक हैं, शशांक कहाँ के हैं? गोंड राजा शशांक। ठीक है? इनके जो राजधानी है ये झारखंड में ये अपनी राजधानी को बनाता है। कहाँ बनाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रश्न सीधा आया हुआ है। इसीलिए हम इस पॉइंट को लिख दिए, ये प्रश्न सीधा बना हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में। इसीलिए हमने ये सीधा प्रश्न वहीं से उठा के आपके लिए दे दिए हैं क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है आगे दोबारा पूछा जाए। जो प्रश्न आ चुके रहते हैं वो प्रश्न बहुत बार आगे चल के पूछने की संभावनाएँ बनी रहती है। तो हम पूर्व मध्यकाल के बारे में आपको बता रहे थे। पूर्व मध्यकाल में आप 2-3 मंदिरों का नाम याद रखिए। जैसे इटखोरी का मंदिर पूर्व मध्यकाल में ही बनाया गया था। फिर आप छिन्नमस्तिका मंदिर जो रामगढ़ में है, वहाँ पे हमने आपको बताया था। भैरवी भैरवी नदी और वो दामोदर का संगम बताया था उस दिन। वो दोनों ये दोनों मंदिर उसी समय बनाए गए हैं, पूर्व मध्यकाल के ही समय में। देखिए, यहाँ तक से आपका इतिहास का पोर्शन लगभग समाप्त हो गया है। मेरे नज़रिए से समाप्त हो गया है, जहाँ तक आपको कोर इतिहास से प्रश्न बनते हैं, यहाँ तक खत्म हो गया है। ठीक है? पूरी तरह से यहाँ तक खत्म है। लेकिन अब जो हमने आपको पहले इससे पहले की क्लास में भी आपको 5 नाम हमने बताया था झारखंड के और अभी झारखंड के और भी नामों को हम आपको बता देते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, एक प्रश्न नाम से बनेंगे। आप समझिए चीज़ों को, एक प्रश्न नाम से बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। इसीलिए हम ये चीज़ों को फिर से लिख दिए हैं आपको। आप पिछले क्लास वाले नोट्स में आप जहाँ पे लिखे थे, वहीं से ये चीज़ों को दोबारा अटैच कीजिए, वहीं से कीजिएगा। ठीक है? देखिए, महाभारत के समय में मतलब महाभारत काल जब चला, तो उस समय झारखंड को कौन-सा क्या नाम था? पशु भूमि या तो पुंडरीक भूमि, इसी को कहा जाता था झारखंड को। हमने इससे पहले आपको बताया था, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बोला गया, फिर स
प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया है, फिर समुद्रगुप्त के समय में क्या बोला गया, हमने आपको बताया, सब कुछ बताया है। इसीलिए उसके बाद की ये सब नाम है। तो वहाँ पे हमने 5 पॉइंट लिखे थे, 5 नाम बताए थे और बाकी के नाम यहाँ पे है। यहाँ से एक प्रश्न आपको ज़रूर पूछा जाएगा, इसीलिए ये चीज़ हम बार-बार आपको कह रहे हैं। देखिए, महाभारत महाभारत में महाभारत के समय में इसे झारखंड को कौन-सा पशु भूमि या पुंडरीक भूमि कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट छोड़ा है, ठीक है? अगर आप झारखंड की कोई ऑथेंटिक बुक को भी पढ़िएगा, तो आपको शायद देखिए, इसमें थोड़ा-सा मैं इसलिए छोड़ दिया हूँ ऋग्वेद को, क्योंकि वो अपने आप में एक संशय बना हुआ है। मैं बताता हूँ संशय क्यों बना हुआ है, ठीक है? देखिए, हम जब ऋग्वेद को आप पढ़िएगा, हम आपको वैदिक पीरियड बताएँगे, तो उसमें पढ़ाएँगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद का जब चर्चा होता है ना, तो उसमें देखिए जो आर्यन का जो फैलाव है, अगर आप समझिए भारत को, ठीक है? ये भारत है, झारखंड हमारा यहाँ है। आर्यन का फैलाव यहाँ पे है। आप कैमरा में नीचे तरफ देखिएगा, नीचे बोर्ड में जहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर आर्यन का मूल आर्यन जो है, आर्यन का मेन फैलाव देखिए यहाँ तक ही है। ये देखिए, यहाँ से गंगा नदी गई है और उसके बाद ये आकर मिल गई है कौन-सी नदी? यमुना नदी, ठीक है? और इधर से देखिए सिंधु, सतलज इस तरह से जा रही है, यहाँ पे सप्तनदी है, ठीक है? ऐसे-ऐसे बह रही है। तो जो आर्यों का जो मेन फैलाव का जो क्षेत्र था, ये सप्त संगम क्षेत्र था, ठीक है? इधर का क्षेत्र था, ना कि उधर का। इसीलिए देखिएगा आप जब ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार आता है, मतलब आप समझिए चीज़ों को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ को आप समझिए, अभी ही समझ लीजिए, तो ऋग्वेद पढ़ने के समय भी आपको आसानी रहेगी। देखिए, इसमें ऋग्वेद में जो 21 नदियों का जो श्लोक नदी सूक्त में जो 25 नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से सिंधु नदी को सबसे मतलब ये नदीतमा कहा गया है। सिंधु नदी, सरस्वती नदी को बहुत पवित्र नदी माना गया है, ठीक है? और उसी तरह से यहाँ पे सारी नदियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ से फिर आप जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चीज़ों को देखिए आप, तो यमुना का 3 बार, मतलब आप थोड़ा-सा इधर पूर्व है, थोड़ा-सा इनका जब फैलाव पूर्व की तरफ होता है ना, तो यमुना का 3 बार उल्लेख है, ठीक है? ये देखिए यमुना यहाँ पे है, हमने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यमुना यहाँ पे है, टिक कर दिए हैं और उसके बाद है गंगा। गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार है। चीज़ों को आप रिलेट कीजिए एक बार। यदि गंगा यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार उल्लेख है और झारखंड हमारा बहुत आगे है। तो यहाँ तक में झारखंड का उल्लेख नहीं है, लेकिन बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है। हमने उस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक बुक है, जो झारखंड का ऑथेंटिक बुक हो, जिसे झारखंड सरकार खुद मानती हो, ऐसी पुस्तक में इनका नाम ऋग्वेद में नाम नहीं आता है। हमने इसलिए ये इसे नहीं लिखा है। अब आप बोलिएगा कि बहुत सारे राइटर का भी नाम आप कमेंट कीजिएगा। राइटर से मतलब नहीं होता है, जिसे झारखंड सरकार अप्रूवल करेगी, वो पुस्तक को प्रमाणिक माना जाता है। जैसे इतिहास में हम बार-बार कहते हैं, सतीश चंद्र का ज़िक्र करते हैं, आर डी शर्मा का ज़िक्र करते हैं, ठीक है? इतिहास में अगर प्राचीन इतिहास में बीबी लाल की पुस्तक है, तो होता क्या, इन सभी पुस्तकों को भारत सरकार के द्वारा प्रमाणिकता प्राप्त प्राप्त है। एनसीईआरटी का हम आपको उल्लेख करते हैं, एनटीए का उल्लेख करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इसे सरकार मानती है। तो ऐसी पुस्तक में ऋग्वेद में झारखंड का नाम नहीं आता है। आप सोचिए चीज़ों को, जब बिहार यहाँ पे है, बिहार का नाम खुद ऋग्वेद के बाद आता है। समझिए, जब यहाँ पे ऋषि माधव की कथा की कहानी आएगी, जब मुँह से जब मंत्र उच्चारण होता है, मुँह से निकली हुई अग्नि आगे चलती ही जाती है, गंगा के मैदान में आगे चलते जाती है और गंडक नदी को पार नहीं कर पाती है, गंडक नदी के पहले ही रुक जाती है और यहाँ के जंगलों को साफ किया जाता है, फिर वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। ये सब उल्लेख खुद उत्तर वेद में है, ठीक है? ऋषि माधव की जो कथा है, ये खुद उत्तर वेद में है। तो ऋग्वेद में तो यहाँ पे ज़िक्र ही नहीं आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट को बताने से पहले हम यहाँ पे रुक के आपके लिए दिमाग में कॉन्सेप्ट कर दिए हैं, ठीक है? अगर वैसा कुछ भी रहता है, तो हम ज़रूर आपको अपडेट भी करेंगे। हम आपको अपडेट भी ज़रूर करेंगे। देखिए, जिस दिन हम ऋग्वेद पढ़ाएँगे, उस दिन झारखंड को लाके थोड़ा-सा हम ज़रूर आपको और क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग आगे क्यों ना देखें, तो इसमें देखिए अथर्ववेद में हमने आपको बताया है कि आगे में चल के उत्तर वेद में कौन-कौन से वेद हैं? 3 वेद। ऋग्वेद में सिर्फ 1 वेद ऋग्वेद, उत्तर वेद में 3 वेद आते हैं, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और उत्तर वेद। अब उत्तर वेद में झारखंड को व्रात्य कहा गया है, व्रात्य। झारखंड को क्या बोला गया है इसमें व्रात्य, झारखंड के लिए भी और बिहार के लिए, दोनों के लिए यही ज़िक्र किया गया है, ठीक है?
और देखिए पूर्व मध्यकाल में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। कलिंद देश किसे कहा गया है? पूर्व मध्यकाल में झारखंड को कहा गया है। और उसी प्रकार अर्थशास्त्र में कुक्कड़ देश, कुक्कड़ लाड, ऐसा ऐसा वर्ड किया गया है, कुक्कड़ देश। अब आपको बताना है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। इसमें शंख नदी के बारे में बताए थे। शंख नदी ही था जिसके कारण मुगलों को ये अट्रैक्ट करता था। मुगल शासकों को शंख नदी ही अट्रैक्ट करता था क्योंकि उसमें हीरा पाए जाते थे। हमने आपको बताया था हीरे के लिए शंख नदी फेमस रहती है अपने समय में। और फिर अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको जरूर कमेंट करना है। और फिर देखिए कबीर और जायसी, जायसी का पद्मावत आप पढ़िएगा ना तो उसमें रहेगा। पद्मावत ऐसे आपको तो पढ़ना नहीं है, आईएएस के सिलेबस में है। पद्मावत को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। देखिए पद्मावत में बोला गया है, मतलब उसमें जायसी के जो पद्मावत है उसमें लिखा हुआ है कि जब इनके जो राजा है वो जब जब अपने देश को छोड़कर अपने देश को छोड़कर श्रीलंका जाते हैं तो वो झारखंड के रास्ते ही जाते हैं। इसीलिए जायसी के द्वारा ही पद्मावत लिखा गया है और उसमें साफ तौर पर झारखंड का जिक्र आता है। और कबीर का जो बीजक है, कबीर का बीजक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जायसी का पद्मावत, ये जीएस में भी पूछा जाता है और कहीं-कहीं हिंदी में भी पूछा जाता है। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम जो होता है, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के सिलेबस में, ठीक है? 1-2 पुस्तक के भी नाम रहते हैं उसमें, जैसे कि और आपको हम बताएँगे हिंदी में कुछ-कुछ महत्वपूर्ण राइटर के बारे में बताएँगे, जिसकी किताब वगैरह को भी बताएँगे आपको हम। और फिर देखिए तारीख़-ए फ़िरोज़ शाही उसमें भी झारखंड का ज़िक्र आता है। अब तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही किसके द्वारा लिखा गया है ये आप बताइए हमें, ठीक है? अकबरनामा, अकबरनामा में भी सीधा नाम झारखंड ही आता है। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। फाहियान जो हैं, फाहियान फाहियान कुक्कट लाड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अर्थशास्त्र में कुक्कड़ देश है, ठीक है? अर्थशास्त्र में कुक्कड़ देश है और यहाँ पे कुक्कट लाड है। किसके द्वारा? फाहियान के द्वारा किया गया है। और उसके बाद वेनसांग देखिए जैसे ये खुद इनका नाम है वैसा ही इन्होंने जिक्र किया है वेनसांग। वेनसांग ने क्या लिखा है? किलो किलो नासु फलाना, सीधा याद रखिए फलाना ढिमकाना, उतना नहीं आपको याद रखना है किलो नासु फलाना, फलाना ढिकाना, बात खत्म है। वेनसांग फलाना ढिमकाना, बात खत्म है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जहां नहीं याद आता सीधा ट्रिक ट्रिक में जाएगी ये। आपको फलाना दिखेगा ही, लास्ट के वर्ड में दिखेगा, आप तुरंत लगा लीजिएगा वेनसांग के द्वारा किया गया था। और देखिए जेएच हेविट ने चुटिया नागपुर, हमने आपको इसके बारे में बताया था कि इन्होंने ही क्या बोला था कि जो नागपुर नागपुर में जो जो वंश चला है भोसले, उन्हीं का उनका सीधा संबंध किसके द्वारा किया गया है? छोटा नागपुर से किया गया है। और ये इन्हीं के द्वारा जेएच हेविट ही है जो ऐसा संबंध को बताते हैं। हमने ये चीज़ भी आपको बताया था पिछले क्लास में। और ये चुटिया नागपुर ये अपना नाम रखते हैं, झारखंड का नाम। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ये जो अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये झारखंड को छोटा नागपुर प्रदेश बोलते हैं, छोटा नागपुर प्रदेश। और देखिए वेनसांग ने जो है इसे राजमहल के क्षेत्र को की चांग काई ला, की चांग काई ला इसे बोला गया है तो राजमहल के क्षेत्र में की चांग काय ला, इसे राजमहल के क्षेत्र को बोला गया है। और देखिए हमने शिलालेख के बारे में आपको पिछली क्लास में डिटेल में बताया था, उसके पिछले क्लास में कि शिलालेख क्या था क्या नहीं था, हमने बताया था आपको। तो अशोक के 13वें शिलालेख जो है, अशोक के 13वें शिलालेख में अटावी प्रदेश करके झारखंड का नाम आता है, अटावी प्रदेश, ठीक है? अटावी प्रदेश बोला गया है। झारखंड को क्या बोला गया है? अटावी प्रदेश। किसके में? अशोक के शिलालेख में बोला गया है। हाँ, और देखिए अब 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को, 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र में झारखंड का सीधा नाम आया है। 13वीं सदी का ताम्रपत्र है जिसमें झारखंड का सीधा नाम आया है कि झारखंड का नाम झारखंड ही लिखा हुआ है उसमें। और देखिए, और ये एक ऐसा मात्र है उल्लेख जिसमें झारखंड का नाम आया है और ये पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जिन्हें खोद कर निकाला जाता हो, ठीक है? देखिए हम आपको थोड़े से हम इतिहास में जब जब हम लोग इतिहास को शुरू करेंगे तो आपको बताएँगे इतिहास के कितने स्रोत हो सकते हैं। उसी में से एक है क्या?
ताम्रपत्र हैं, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जिन्हें खोद कर निकाला जाता हो। चाहे वो ज़मीन को खोद कर निकाला गया हो, पहाड़ को खोद कर निकाला गया हो, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे कि अभी जब राम मंदिर का फैसला जब आया था पिछले विगत के वर्षों में, तो क्या बोला था एएसआई की रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो बोले कि खुदाई के दौरान यानी कि वो बताए थे कि ये पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यानी साफ है कि जब खुदाई के द्वारा कोई चीज़ मिलती है तो उसे पुरातात्विक साक्ष्य बुलाया जाता है। और साहित्यिक साक्ष्य मतलब होता है कि किसी पुस्तक में किसी चीज़ का ज़िक्र आता है। जैसे कि हमने बोला पद्मावत, पद्मावत एक साहित्य है। तो पद्मावत में जो झारखंड का नाम आया ये साहित्यिक नाम है। झारखंड का साहित्यिक नाम पहली बार कहाँ पे पूछा गया? तो आप पद्मावत में आप पद ये कबीर या जयसी के द्वारा पद्मावत में या बीजक में आप ऐसे बोलिएगा। बीजक कबीर का है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप भी अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहिए। है ना? और कबीर का पद्मावत, जयसी का पद्मावत है और कबीर का बीजक है। आप नोट भी करते चलिएगा। तो इसी तरह से अगर इसमें ज़िक्र आया है, तो वो क्या चीज़ में ज़िक्र आया है? आप समझिए चीज़ों को। यहाँ पर अगर ज़िक्र आया है, तो वो साहित्यिक ज़िक्र है, साहित्यिक साक्ष्य है। और जबकि शिलालेख में आया है, शिलालेख में अटावी करके आया है, तो ये क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। और 13वीं सदी में जो झारखंड नाम है, जो खुलकर झारखंड नाम आया है, तो ये क्या है? ये भी पुरातात्विक साक्ष्य है क्योंकि ये ताम्रपत्र में है। सिक्के भी पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं, सिक्के, ताम्रपत्र, शिलालेख, स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख, गुहालेख का मतलब होता है गुफा लेख, गुफे के अंदर जो लेख बनाए जाते हैं। हम आपको बताएँगे आगे चल के, भीमबेटका की पहाड़ियाँ ये सब पढ़ाएँगे आपको डिटेल में। तो आपको बताएँगे कि वहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है? आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरू करेंगे। और आप लोगों का जो नोट्स है, वो नोट्स हम फिर से बता देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है और उसे आने वाले 2 दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा। और वो लॉन्च हो सकता है टेलीग्राम के सहारे हो और जब भी होगा हम अपने आपको लिंक बता देंगे, शॉर्ट वीडियो में भी बता देंगे कि उसे आपको कैसे प्राप्त करना है। ठीक है? आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे कि हमने जो ये ऋग्वेद वाली जो कहानी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं इस बात पे। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ भी हैं। अगर हमसे भी ऐसे गलती होती है, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। हमसे भी 1-2 बार गलती हुआ है, आप लोगों ने देखा है, लेकिन हमने अपनी गलती को वह आगे चल के तुरंत सुधारा भी है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा-सा समय ज़्यादा लेना पड़ा है हमें। धन्यवाद।